तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक प्लॉट कंसीडर किया जो कि किसके दरमियान है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और हमारे पास जो न्यूक्लियन नंबर है ये उसके दरमियान मैंने एक प्लॉट कंसीडर किया। तो मैंने इसकी वाई एक्सिस पे क्या चीज़ ली हुई थी, ये इस बुक में से ये फिगर उठाई गई है। तो इसके वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मेजर्ड माइनस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेटेड बाय सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला। यानी इन दोनों में एक मेजर्ड वैल्यू है, एक सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला से हमने निकाली है। तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को हमने वाई एक्सिस के ऊपर ले लिया और हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया, न्यूक्लियन नंबर ले लिया। तो जब हमारे पास ये ग्राफ बना इसमें, तो हम देख रहे हैं कि आपको ये सेवरल डिफरेंट हम्प्स नज़र आ रहे हैं इसमें, ये भी हम यहाँ पर ये। तो अब ये हम्प्स जो है हमारे पास, ये हम्प्स किस वजह से किस किस आप देखते हैं कि एटॉमिक नंबर पे आ रहा है। यानी यहाँ पर अगर फर्स्ट वाले पे देखें तो n इज इक्वल्स टू 28 और z इज इक्वल्स टू 28 था। सेकंड वाले पे n 50 है। थर्ड पे आपके पास क्या है, n 82 है, z 50 है। यहाँ पर जाएंगे तो n 126 और z 82 है। आपने सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला को डिराइव किया था, उसमें हमने एक एसिमेट्री टर्म की बात की थी और उसमें हमने जो कहा था कि ये जो एसिमेट्री टर्म है वो किस वजह से बेसिकली आती है, वो इन एनर्जी लेवल्स की वजह से आ रही होती है। ठीक है, तो अगर हम अगर हमारे पास न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं प्रोटॉन से, तो न्यूट्रॉन्स को हम फोर्स करते हैं। ये मैंने लास्ट लेक्चर जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अंदर आपको पढ़ाया था कि मैंने दो फिगर्स ली थी और उसमें मैंने आपको कहा था कि एक में दोनों में ए जो था वो सेम था, यानी न्यूक्लियन नंबर सेम थे। एक में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से ज़्यादा थे और एक में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स आपस में इक्वल थे। तो अगर हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं दैन प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन को हम फोर्स करते हैं कि वो हायर एनर्जी लेवल में चले जाएँ। ठीक है, न्यूट्रॉन्स को हम हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए फोर्स करेंगे, सो दैट शेल स्ट्रक्चर इज एक्चुअली इंक्लूड देयर लिटिल बिट। ठीक है, तो ये जो शेल स्ट्रक्चर है इसको हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम यूज़ करेंगे क्योंकि ये लार्जली किस चीज़ पे बेस कर रहा है, ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल पे बेस कर रहा है, जो कि हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर लिक्विड ड्रॉप मॉडल को डिटेल से पढ़ा था। So you see that if shell effects are large, you will have deviations from this semi empirical mass formula। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास कुछ डेविएशंस आ रही हैं सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला से जो हमने कैलकुलेशन की थी और जो मेजर्ड वैल्यू थी। तो हम ये देखते हैं कि कहाँ पर ये डेविएशंस आ रही हैं। हमारे पास जो कुछ नंबर्स हैं जैसे 28 है, 50 है, 82 है, तो जब z या n दोनों में से कोई एक इस नंबर को एक्वायर करेगा तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर डेविएशंस आएंगी और वो डेविएशंस जो होंगी वो इन जगहों पर लार्ज होंगी, जैसे कि ये इस प्लॉट के अंदर दिखाया हुआ है कि n 28 हो गया, 50 हो गया, 82 है, 126 है, z 82 है। तो इन नंबर्स के ऊपर हमारे पास जो डेविएशंस आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज हैं। तो नियर द शेल, क्लोजर द शेल इफेक्ट are largest, and as a close shell a new nucleon come and new shell starts। so यहाँ पर ये कुछ ब्लर सा लिखा हुआ है, इसको मैं रीड करके बता देती हूँ। यू विल सी इन अ कर्व वेयर n और z इक्वल टू दैट सर्टेन नंबर यू योर प्रोडिक्शन बाय सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला मेजर्ड बाइंडिंग एनर्जी दे डिफर। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो कर्व है जिसमें n और z जो है वो इक्वल है किसी सर्टन नंबर के, तो ये जो प्रोडिक्शन होंगी सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला से और जो मेजर्ड बाइंडिंग एनर्जी थी उनके मुकाबले में ये डिफरेंट होंगी। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ द चेंज इन मेजर्ड न्यूक्लियाई रेडियस। तो अगर हम देखें कि जो न्यूक्लियर रेडियस है, अगर हम न्यूट्रॉन नंबर को चेंज कर दें, यानी न्यूट्रॉन नंबर को चेंज करें, तो हमारे पास जो मेजर्ड न्यूक्लियस का जो रेडियस आएगा उसमें भी हमारे पास चेंज आ जाएगा। तो वो चेंज एक तो हमारे पास उसको हम डेल्टा आर से शो कर देते हैं। तो डेल्टा आर एक हमारे पास क्या है, डेल्टा आर मेजर्ड जो हमने मेजर किया, और एक दूसरा क्या है, डेल्टा आर कैलकुलेटेड। तो इन दोनों की रेशो ले तो और इसको भी अगर हम प्लॉट करें तो ये भी हमारे पास सेम काइंड ऑफ फ्लक्चुएशंस को शो करेगा। यानी 20 के ऊपर हमारे पास एक हम्प आ रहा है, 28 के ऊपर हम्प आ रहा है, 50 के ऊपर आ रहा है, 82 के ऊपर एक हम्प आ रहा है। तो ये भी अगेन हमारे पास क्या करेगा, सिमिलर काइंड ऑफ फ्लक्चुएशंस को शो कर रहा है। व्हाट इज़ डेल्टा आर? डेल्टा आर इज़ हाउ मच इज़ द रेडियस चेंज। फॉर एग्जांपल अगर n को हम चेंज करके n+2 कर रहे हैं तो डेल्टा और उसमें जो चेंज आएगा उसके रेडियस में, वो हमारे पास उस चेंज इन रेडियस को हम डेल्टा आर से शो कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम उसके अंदर एक और फिगर जो है कि वो अगर हम नंबर ऑफ़ स्टेबल आइसोटोन्स लें और उनको न्यूट्रॉन नंबर के अगेंस्ट प्लॉट करें, तब भी हमारे पास सेम टाइप ऑफ फ्लक्चुएशंस शो होती हैं।
तो व्हाट इज़ आइसोटोन्स? आइसोटोन्स हमारे पास क्या होते हैं? आइसोटोप्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। इसी तरह ऐसे न्यूक्लियस जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट हों तो उनको हम आइसोटोन्स कहते हैं। इसी तरह हमारे पास होता है कि जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आइसोबार्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहा है कि न्यूट्रॉन नंबर लिया, नंबर ऑफ स्टेबल आइसोटोन्स लिए और हमने इसको प्लॉट किया। तो अगर देखें n इज टू 20 पे हमारे पास कितने आइसोटोन्स आ रहे हैं? 5 हमारे पास स्टेबल आइसोटोन्स आ रहे हैं n इज टू 20 पे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास n इज टू 28 पे देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास 5 आइसोटोन्स आ रहे हैं। 50 पे देखें तो हमारे पास 6 नंबर ऑफ आइसोटोन्स आ रहे हैं। इसी तरह अगर हम 82 पे चले जाएँ तो 7 हमारे पास आइसोटोन्स आ रहे हैं एंड सोन। तो हमने ये देखा कि जो हमारे पास N20, 28, 50, 82 है, इट इज़ प्रोवाइडिंग सम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ठीक है, उसमें यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इनमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हमारे पास आ रही है। अगेन हम क्या करते हैं? अगेन हम एक फिगर कंसीडर करते हैं जिसमें डिसकॉन्टीन्यूटी है सेम वैल्यूज़ के ऊपर। अब ये फिगर जो है हमारे पास वो किस किस के बीच में है? ये फिगर हमारे पास एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन फॉर 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूट्रॉन और जो न्यूट्रॉन नंबर है हमारे पास उनके दरमियान है ये। ठीक है, तो ये जो है दिस शोज दैट there is shell structure, there is some kind of shell closure. Those number where the shell closed from the experiment, those numbers are 2, 8, 20, 50, 82 and 126। ठीक है, वो नंबर जहाँ पर एक्सपेरिमेंट से हमने देखा कि जो शेल हैं आपस क्लोज हैं, वो नंबर कौन कौन से हैं? 2 है, 8 है, 20 है, 28 है, 50 है, 82 है, 126 है। बियॉन्ड दैट वी डोंट हैव स्टेबल न्यूक्लियाई। तो अगर हम देखें इस फिगर में भी जो एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन है वो अगर हम देखें तो ये बिल्कुल बाकी जो सारे हैं उनके लिए बिल्कुल ये इस लाइन के क्लोज है, लेकिन अगर हम जब 50 पे पहुंचते हैं तो ये जो है वो क्रॉस सेक्शन फॉल डाउन हो जाएगा। फिर इसी तरह नेक्स्ट चले जाएं तो फिर ये इसके क्लोज है। उसके बाद नेक्स्ट 82 पे जब हम पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि ये फॉल डाउन हो गया। तो यानी ये जो न्यूक्लियस हैं ये अगेन इस केस में भी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो कर रहे हैं, कुछ डिसकॉन्टीन्यूटी शो कर रहे हैं। तो essentially these are the numbers where the measured shell closes and there is in the energy gap. This is the result coming from experiments. तो हम देखते हैं कि ये नंबर जो हैं ये न्यूक्लियाई क्यों एक्स्ट्रा स्टेबल है। हम ये सोचते हैं कि क्यों एक्स्ट्रा स्टेबल है। जिस तरह अगर हम एटॉमिक फ़िज़िक्स की बात करें तो एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो स्कीम थी वो बिल्कुल न्यूक्लियर फिज़िक्स में भी हमारे पास सेम है। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो एक सिंगल पार्टिकल पोटेंशियल होगा, बट इन न्यूक्लियस हैव सो मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हमने क्या करना है? किसी एक पार्टिकल को पिकअप करना है, यानी वो एक न्यूट्रॉन भी हो सकता है और एक प्रोटॉन भी हो सकता है। तो हमने देखना है कि उसकी फील्ड क्या है, उसकी अप्रॉक्सीमेशन लगानी है। फर्स्ट हमने अटैम्प्ट करना है उसको बाय सेंट्रल पोटेंशियल। ठीक है, अगर जो सेंट्रल पोटेंशियल है इसको ये एक्सपीरियंस कर रहा है तो इसका मतलब है कि तमाम जो बाकी पार्टिकल्स उसके अंदर होंगे, यानी बाकी प्रोटॉन्स और बाकी न्यूट्रॉन्स होंगे, वो भी क्या करेंगे? सेम पोटेंशियल को एक्सपीरियंस करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि शेल मॉडल पोटेंशियल्स की।